कालजयी कहानियों के संग्रह के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए चंद्र किरण सोनरेक्सा जी की लिखी हुई कहानी बेजुबान। चंद्र किरण सोनरेक्सा जी की प्रथम कहानी सन 1931 में प्रकाशित हुई। सन 1946 में शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त कहानी संग्रह आदमखोर को लंदन विश्वविद्यालय ने द इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। सन 1956 से 1979 तक आकाशवाणी लखनऊ में लेखन कार्य करते हुए अनेक नाटकों, कहानियों, वार्ताओं व बाल साहित्य का सृजन व प्रसारण किया। तो सुनते हैं उनकी कहानी बेजुबान। दोनों एक साथ दौड़ीं। जस्सो छोटी होने पर भी पार्वती से आगे निकल गई। उसने धप से छोट पर हाथ धर दिया और हाँफते हाँफते बोली, मेरा। दूसरे एक क्षण पार्वती ने भी उस पर हाथ रख दिया। चल झूठी, पारो ने उसे ढकेलते हुए कहा, पहले मैंने देखा था। वो जस्सो का हाथ खींचकर हटाने लगी। जस्सो भी प्राण प्रण से चेष्टा करके पार्वती को धकेलने लगी। आज उसे कुल 2 ही छोट गोबर मिला था, लेकिन यदि वो घर जाए तो उसकी माँ उसे पीट पीट कर अधमरा कर देगी। देख पारो, गोबर मेरा है। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से गोबर को ढक लेने की चेष्टा करके कहा, हट जा रही, देर होती है। परंतु पारो ने सब अनसुना कर दिया। वो लगभग 11 वर्ष की होगी, जस्सो से 3-4 वर्ष बड़ी। उसने जस्सो को धक्का देकर परे गिरा दिया और गोबर समेटकर अपनी टोकरी में रखकर उठाने लगी। जस्सो ने निष्फल क्रोध से गरजते हुए रुआंसे स्वर में कहा, मरी, तेरे बाप मैया मर जाएं। पारो ने टोकरी पटक दी और उसे चिपट गई। दोनों परस्पर गुथ गई। नोचा खसोटी गाली गलौज का बाजार गर्म हो गया। जस्सो ने पार्वती के बाल नोच लिए। पार्वती ने बस न चलने पर जस्सो की फ्रॉक दांत से पकड़कर झर्र कर दी। अरे मैया! फ्रॉक फटी देखकर जस्सो फपक कर रो उठी। उसकी फ्रॉक नई थी। हाय, अब वो कैसे करे? उसकी माँ तो उसे जीता न छोड़ेगी। परसों ही तो बबुआइन के यहाँ से मांग कर लाई थी। उसने होली के लिए बड़े यत्न से सजाकर अपने उस पुराने ढक्कनदार कनस्तर में रख दी थी, जो इसके यहाँ एकमात्र संदूक या बकस या सूटकेस था। पर जस्सो ने आज बसंत पंचमी को रो धोकर उसे पहन लिया। अब फटी फ्रॉक को दोनों हाथों से पकड़कर वो धरती में लोट लोट कर रोने लगी। साथ ही पारो और उसके बाप भाइयों को कोसती भी जाती थी। दूर पर 3-4 भैंसें जंगल जा रही थीं। एक ने गोबर किया। पार्वती अपनी टोकरी उठाकर उधर दौड़ गई। सुसरी कुतिया मर जाए। रोते रोते जस्सो भी उठी और टोकरी सिर पर रखकर गोबर की तलाश में चल पड़ी। लगभग सभी ढोर जंगल जा चुके थे। धूप खूब चढ़ाई थी और साथ साथ जस्सो की भूख भी बढ़ गई थी। सवेरे से वो गोबर बटोरने निकली थी बिना कुछ खाए, और दिन तो बासी कुसी रोटी का एक आधा टुकड़ा जो रात में बच रहता खाकर चलती थी। पर आज घर में कुछ नहीं था, चना तक भी नहीं। कल रात ही आटा इतना थोड़ा था कि उसकी माँ ने कुल 1.5 रोटी खाई थी। इसी से 12 बजते न बजते जस्सो की आंतें कुलबुला उठीं। घर जाने से रोटी उसे मिल सकती थी। माँ ने कहीं न कहीं से उधार करके रोटी का प्रबंध किया ही होगा, पर घर वो कैसे जाए? नई फ्रॉक फट गई है, गोबर भी कुल आधी टोकरी है। अम्मा आज अच्छी तरह मरम्मत करेंगी। मार के भय से बालिका टोकरी सिर पर उठाए सड़क पर इधर उधर चक्कर काटने लगी। पेट की आग निरंतर तेज होती जा रही थी। रह रहकर उसके पांव सीधी पुरे की ओर मुड़ते थे, परंतु सहसा ही फटी फ्रॉक का ध्यान उसके पगों की बेड़ियां बन जाता था। 2 बजने को आए। जस्सो भूख प्यास से क्लांत देह लिए सड़क के किनारे नीम तले गोबर की टोकरी औंधी करके उसी पर सिर रखे गोबर से सने हाथों से अपनी पतली चिकन की फ्रॉक समेटे वो गठरी सी बनी पड़े पड़े ही सो गई थी। हरामजादी, यहाँ लोट लगा रही है? जस्सो को खोजती हुई माँ आई। 1-2 हाथ पीठ पर जमा कर बोली, सवेरे से निकली है तो घर आने का नाम नहीं लिया। चल, तेरा सिर चूल्हे में देती हूँ। नंदो ने उसकी चुटिया पकड़ कर बैठा दिया। घर में छोरा बीमार है, संडी को यह भी फिक्र नहीं कि 2 घड़ी ले लूँ। अम्मा, जस्सो ने रोकर कहा, गोबर नहीं मिला। उसने दोनों हाथों से फ्रॉक समेट ली कि कहीं माँ की दृष्टि न पड़े। नहीं मिला तो तू घर क्यों नहीं आई? यहीं क्यों मर गई? चल तू घर आज, कैसी रोटी खिलाती हूँ। काम काज की तो है नहीं, 2.5 सेर खाने को दे दो बस। लाचार जस्सो खड़ी हुई और साथ ही फ्रॉक के फटे हुए छोर हाथों से छूट कर लटक पड़े। अरे, फ्रॉक फाड़ डाली, तेरा नाश जाए कलमुही। नंदो को जैसे बिच्छू डस गया हो। अब होली को क्या पहनेगी, पत्थर? तुझे
काली माई समेट लें। हू करके उसने थप्पड़ घूंसे जस्सों पर बरसा डाले। अरे अम्मा, अब नहीं फाड़ूंगी, तेरे हाथ जोड़ूं। जस्सों के रुदन से राह चलते ठिठक गए, पर नंदों को तरस न आया। उसकी दया, माया, स्नेह, ममता, प्यार, हृदय की समस्त कोमल भावनाएं पेट की भट्टी में भस्मसात हो चुकी हैं। 10 वर्ष पहले की वही नंदो जो घंटों में 2 धड़ी अनाज पीस लेती थी और भैया को मारने के कारण माँ से झगड़ा करके उसे गोद में लिए ही रोटी बना लेती थी, चौका बर्तन झाड़ू कर लेती थी, खेत पर रोटी दे आती थी, आज अधबूढ़ी हो चुकी है। हाथ पांव निरंतर के शारीरिक श्रम के कारण अब भी मजबूत हैं, परंतु मुख का लावण्य अन्न वस्त्र की चिंता, कर्ज और बाल बच्चों की फिक्र में कभी का विदा ले चुका है। वही नंदो जो भैया को आधी आधी रात तक नीम में रस्सी डालकर झूला झुलाती थी, अब अपने बालक के रो रो कर आंखें सुजा लेने पर भी काम छोड़कर दूध नहीं पिलाती। मन की कोमलता और भावुकता की धारा यथार्थ के जलते तवे पर गिरकर छन्न से छू हो गई थी। बच्चा बीमार है, खांसी बुखार से सूख कर कांटा हो गया है। उसे री री करता छोड़कर उपले उठाने आई थी। बादल हो रहे थे, बरस पड़े तो उसकी 4 दिन की मेहनत और 2 बेला की रोटियों पर पानी पड़ जाएगा। जस्सो सवेरे से भूखी ही फिर रही है, ये सोचकर उस शुष्क हृदय नारी के मन में भी कहीं कुछ खुरच उठा था। इसीलिए उसे खोजने भी निकली। यहाँ वो नई फ्रॉक फड़वा कर मौत से सो रही थी। नंदो के मन की आर्द्रता भाप बन गई। अच्छा, घर चल, उसने बालिका को धक्का देकर कहा। जाकर छोकरे को ले, आज तुझे जीता न छोड़ूंगी। अम्मा, रोटी। जस्सो मार भूलकर करुण स्वर में पुकार उठी, क्योंकि उसने देखा कि माँ कंडे की टोकरी उठाए बाबुओं के घर की तरफ चल दी थी। नंदों का मन कुछ नरमाया। छींके पर रखी है 1.5 रोटी, नून तेल चुपड़ कर खा लीजो। नून तेल? जस्सो का मन क्षुब्ध हो उठा। कितने दिनों से वो आलू की तरकारी को कह रही है, पर नंदों ने आज बसंत पंचमी को भी न बनाई। पैसे ही न थे। पिटी हुई पीठ और थका हुआ मन लेकर जस्सो घर चली। मार डालेगी कमबख्त तू किसी दिन बेबी को, बहू जी ने तिड़क कर कहा। बड़ी गर्मी छाई थी, देख लिया ना मजा छत पर सोकर। कितना मना किया कि छत पर मत सो, नहीं मानी, लड़के को बीमार डाल दिया। धाय चुपचाप सिर नीचा किए बच्चे का पेट सेकती रही। नंदों ने आंगन में टोकरा उतार कर कहा, बहू जी उपले लाई हूँ, मोना से कहे। बहू जी ने बिना उधर दृष्टिपात किए अपना पिछला वक्तव्य जारी रखा। कितना समझाओ पर अकल में भूसा भरा है। न जाने तुझे किसने धाय बना दिया। अरे इतना गरम फहा रख दिया, बेवकूफ़ कहीं की। बहू जी गरम नहीं है, धाय ने रुआसी होकर उत्तर दिया। बच्चे तो सिकाई कराते रोते ही हैं। हाँ हाँ रोते हैं, बहू जी ने झनक कर कहा। पहले अपने गाल पर रखकर देख लो, तब उसके पैर पर लगाओ। मोहना, अरे गाड़ी तैयार हुई या नहीं? मोहना का कहीं पता न था। नंदों को देर हो रही थी। उसके मन की सोई हुई माँ भी इस ऐश्वर्य भवन में आकर जाग उठती थी। उसके भी फूल सा बच्चा है, कितने ही दिन से रोगी है। दवा दारू की कौन चलाए, वो तो अपने लाल को 2 घड़ी चैन से लेकर बैठ भी नहीं सकती। बहू जी गिनवा लो। ठहर जा, कोई आफत आ रही है, मोहना को तो आने दे। छोरा बीमार है बहू जी, इसी से कह रही हूँ। बहू जी तिनक पड़ी। ऐसी ही फिक्रती छोरा की तो आई क्यों? ना आती, उसे ही पालना झुलाती रहती। गंदा रख कर उसे बीमार डाल दिया। न टाइम से दूध देना, न नहलाना, न गर्म कपड़े पहनाना, फिर कहती है बीमार है। और नंदो चुप हो गई। टाइम से? दिन भर गोबर कूड़े चक्की चरखे से उसे छुट्टी ही कम मिलती है जो टाइम से दूध पिला ले। फिर दूध उतरता भी नहीं। सूखी रोटियों से भला दूध होता है? गर्म कपड़े कहाँ से लाए? नहाने के लाभ भी वो गंवार नहीं जानती। उसके विचार से तो छोटे बालक को नहलाने से ठंड लग जाने की आशंका रहती है। स्वास्थ्य के नियम उसे मालूम नहीं, मात्र शिक्षा भी उसने नहीं पाई। फिर गोबर कंडों की दुनिया में बसने वाली नंदो सफाई का क ख ग भी तो नहीं जानती। वो चुपचाप खड़ी रही। बहू जी के लल्ला को जरा सी खांसी होने पर घर भर दौड़ धूप में लगा है। सवेरे ही डॉक्टर देख गया। इधर उसका गुन्नू खांसते खांसते बेदम हो जाता है, आए दिन बुखार में तपता रहता है, पर उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि हकीम जी के यहाँ से 2 आने की पुड़िया ले आए। जस्सों के पाँव का फोड़ा 2 बार पककर फूट चुका है, केवल मरहम के अभाव से अच्छा होने नहीं पाता। अपने अपने भाग्य हैं। उनके भाग्य में सुख लिखा होता तो मुझ मजदूरनी के यहाँ क्यों पैदा होते, किसी सेठ साहूकार के यहाँ जन्म लेते। रूप रंग में वो किस ऊंची जात से कम है, वो सोचती रही। हे भगवान, मोहना जल्दी से आ जाए। आधा घंटा निकल गया।
धाय ने सिकाई करके रेशमी लिहाफ से ढककर बेबी को पालने में सुला दिया। बहू जी का श्रृंगार समाप्त हो चुका था। वो भी सिनेमा जाने के लिए मोहना की प्रतीक्षा में थी। हरामखोर, जाकर बैठ ही गया, बहू जी बड़बड़ाईं। बहू जी, ओवल्टीन और ग्लूकोज तो बहुत महंगे हो गए। मोहना सदर द्वार से पुकार मचाता घुसा। 1 रुपये 9 आने वाले डिब्बे 3 रुपये 6 आने के हो गए। तो हो जाने दो मरों को, लड़ाई क्या छिड़ी, सभी चीज़ों में आग लग गई। बहू जी ने भुनभुना कर कहा, पर तूने इतनी देर क्यों की? बहू जी की बातें। लो, देर क्यों की? सारे बाजार में तलाश करता रहा, मुश्किल से 3.25 का डिब्बा मिला। सुना है हफ्ते भर में दाम दूने हो जाएंगे। अच्छा, तो आज ही दोनों के आधा आधा दर्जन डिब्बे खरीद लाओ। बहू जी ने एक बार फिर दर्पण में अपना क्रीम मंडित मुख मंडल निहार कर कहा। जॉर्जेट लाया? जी लाया हूँ। मोहना ने थैले में से कपड़ा निकाल कर कहा। 5.5 रुपये गज मिला। देख, गाड़ी तैयार हुई? मोहना ओवल्टीन का डिब्बा धाय के आगे रखकर बाहर चला। भैया पहले मेरा हिसाब कर दे, नंदो ने खुशामद की। ठहर जा, अभी आया। नंदो विवश कसाई के खूंटे से बंधी गाय सी खड़ी रही। 10 मिनट में मोहना लौट आया। बोला, हरामजादा भीखू बैठा चरस के दम लगा रहा था, मुझे आता देख कर अब गाड़ी जोतने लगा है। बहू जी, भैया, मर भैया की नानी, ले गिन, देखूं कितने हैं। उसने टोकरी पलटते हुए कहा। बड़े पतले लाती है अब, 5 सेर दूध के तले 20 कंडे फूक जाते हैं। नंदो चुप रही। 1, 2, 8, 10, 12। बस भैया, नंदो ने टोका, 1 पैसे में 12 ही दूंगी, औरों ने तो 10 कर दिए हैं। अरे वाह, ये भी क्या लड़ाई पर जा रहे हैं? ना ना, 12 के हिसाब से ही दूंगी। नंदो अड़ने लगी। ए बहू जी, मोहना ने पुकार मचाई, सुनिए इस नंदो की बदमाशी। पैसे के 12 देती है, कल तक तो 16 थे, आज एकदम अंग्रेजी रेट कर दिया। बहू जी 2 रसगुल्ले खाकर ऊपर से दूध पी रही थीं, मुंह पोंछते हुए बाहर आ गईं। क्यों री, 16 के एकदम 12? गजब करती है तू भी, उपले ना हुए सोना चांदी हो गए। नंदो का मन क्षुब्ध हो उठा। ओवल्टीन के डिब्बे दूने दामों पर भी दर्जन भर मंगा लेंगी, और मुझ गरीब के पैसे 2 पैसे पर। बहू जी, सभी जिन्स महंगी हो रही है, उसने दबी जुबान से उत्तर दिया। तो ये भी जिन्स है? बहू जी तिनक पड़ी। तुम लोगों की आंखों में लिहाज तो होता ही नहीं, पैसे 2 पैसे पे मरती हो। अभी 4 दिन हुए मुन्नी की नई फ्रॉक दी थी, उसकी तो याद न रही। कंडे 16 से 12 कर दिए। रहने दे मोहना, सुंदरिया के यहाँ से ले आई हो। दूसरे दिन 11 बजे तक काम निपट कर गुन्नू को ओढ़नी से लपेट नंदो अस्पताल चली। आधा गोबर पात लिया था, आधा जस्सों के माथे डाल आई। ये बेचारी नन्हे नन्हे हाथों से काफ़ी देर में एक उपला बनाती, और उठाते ना उठाते वो टूट जाता, फिर बनाती। घुटने तक गोबर में लिसी घघरी को कमर में खोसे वो मरे मन से पाथ रही थी। बीच बीच में जब जुएं रेंगने से सिर में खुजली उठती तो उन्हीं सने हाथों से खुजा लेती। माँ के थप्पड़ों का डर ना होता तो वो कभी की खेलने निकल जाती। नंदो भागती हुई अस्पताल पहुंची। 12 बजे अस्पताल बंद हो जाता है। खैराती अस्पताल ठहरा। डॉक्टरानी और नर्सें नंदो की नौकर थोड़े ही हैं जो 11:30 के बाद भी दवा दें। वे तो सरकार की नौकर हैं। यद्यप गरीबों के मुफ्त इलाज और सेवा टहल के लिए ही उन्हें काफ़ी वेतन देकर रखा गया है, परंतु उनके विचार में तो वे जो इन गंदे चिथड़े लपेटे हुए नर कंकालों के रोगों पर उल्टी सीधी नज़र डालकर जैसी तैसी दवा दे देती हैं, ये उनकी ऐन मेहरबानी है। अव्वल तो वहाँ दवाएं ही गिनती की होती हैं। हर एक बुखार में कुनैन, पेट के मर्ज में कास्टर ऑयल और फोड़े फुंसी पर टिंचर और बोरिक मरहम। मेम साहब, पहले मेरा छोरा देख लो। नंदो ने रोगियों की भीड़ में धंस कर आगे बढ़ते हुए कहा। इसकी खांसी नहीं जाती। बेवकूफ़, पीछे हट, एकदम सिर पर लात दिया। नुस्खा लिखते हुए मेम साहब ने झड़क कर कहा, तुम लोगों में तमीज़ तो है ही नहीं। नंदो पीछे खिसक गई। भीड़ की अधिकांश रोगियों ने जो नंदो जैसा ही लुटते पतझड़ सा यौवन लिए थीं, उसी की भांति मैली कुचैली फटे हुए लहंगे, ओढ़नी या चूड़ीदार पजामे और पैबंद लगे बुरके लादे थीं, जिनके हाथ पांव और गले में चांदी और गिलट के घिसे हुए मैल से काले कड़े छड़े और हंसुलियाँ पड़ी थीं, जिनके बच्चों के सूखे हाथ पाँवों और बढ़े हुए पेट पर गंडे ताबीज़ों की मालाएं मढ़ी हुई थीं, उसे धक्का देकर कहा, वाहरी पीछे आई और पहले दवाई मांगती है। तू ही है एक नवाबजादी। नवाबजादी तू, तेरी माँ, नंदो ने पलट कर कहा। इन अपने जैसी नालियों में रेंगते कीड़ों सी नारियों से वो क्यों दबे? रांड, मेरी माँ तक चढ़ती है, जुबान खींच लूँगी। खींच के देख, तेरे सिर का एक एक बाल बीन डालूंगी।
सुसरी। सुसरी तू? चुप चुप, कम बकतो। शोर करोगी तो चपरासी से कहकर सबको बाहर कर दूंगी, डॉक्टर रानी ने डांटा। सन्नाटा छा गया। नंबरवार आओ। नंबर से सब पर्चा लिखवा कर दवा लेने चली। लड़का कब से बीमार है? मेम ने नंदो से पूछा। जी 2-3 मास से रोगी हो रहा है, कभी खांसी कभी बुखार। और आज लाई है? और 2 महीने बाद लाती? मेम ने व्यंग से कहा। ऊपर का दूध देती है या रोटी खिलाने लगी है? जी दूध कहाँ से लाऊं, मेरे भी नहीं होता, कभी खिचड़ी कभी रोटी का टुकड़ा पकड़ा देती हूँ। खूब, मारने के काम तो तुम लोग खुद करती हो, फिर मेम साहब की जान खाने आ जाती हो। हिंदुस्तानी औरतों को अकल तो छू भी नहीं गई। लो ये नुस्खा, पिछली तरफ से दवा बनवा लो, इसे ओवल्टीन और ग्लूकोज पिलाओ, खाली दवा देने से अच्छा नहीं होगा। क्या? ओवल्टीन और ग्लूकोज? लेडी डॉक्टर ने चिढ़कर कहा। दिमाग खा डाला चुड़ैलों ने, जाओ। और अपना बैग संभाल कर चर्र मर्र करती वो दूसरी तरफ चली गई। 11:15 बज रहे थे। नंदो पर्चा लिए खड़ी रह गई। ओवल्टीन, ग्लूकोज, इनके बिना अच्छा नहीं होगा, तब दवा लेने से क्या फ़ायदा? 7 रुपये 2 आने में दोनों डिब्बे आवेंगे। उसने उंगलियों पर हिसाब लगा कर देखा। हाँ, 7 रुपये 2 आने। कल ही तो बहू जी का नौकर लाया है। कहाँ से लाएगी वो 7 रुपये 2 आने? 3 रुपये हैं कुल उसके पास। इन्हें उसने 2 महीने बचाकर बहुत ही संजोकर अपने उसी कनस्तर में रख छोड़ा है, जस्सों की हंसली गढ़ाने के लिए। छोरा के लिए वो इन तीनों को भी खर्च कर देगी, पर इन रुपयों से तो एक भी चीज़ ना आवेगी। शेष 4 रुपये 2 आने कौन देगा? मेम साहब अगर नुस्खे पर दवा के बजाय ओवल्टीन लिख देती, सोचती हुई नंदो दूसरी तरफ मुड़ गई। पिछली तरफ बड़ी भीड़ थी। कंपाउंडर की खिड़की पर बीमार स्त्री पुरुषों का ठट्ठ जमा था। कोई फोड़े पर तेल से चीकट पट्टी लपेटे मरहम की पुकार मचा रहा था, तो कोई कान दर्द से तड़प कर हाय डॉक्टर जी मर गया की आवाज़ बुलंद किए था। स्त्रियां अपनी गोदियों में बंदरियों के मरे बच्चे जैसे सूखे शिशु लपटाए दवा के लिए एक दूसरे पर टूटी पड़ती थीं। खैराती अस्पताल जो ठहरा। मुफ्त दवा मिलती है। इस युग में जहाँ मिट्टी भी मोल बिकती है, पानी भी, वहाँ अंग्रेज़ सरकार ने अपने पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल खोल दिया है। इस दया धर्म के बल पर ही तो उनका राज्य सप्त द्वीप नवखंड में फैला है। देव दुर्लभ कुनैन भी, जिसमें आधा पानी मिला होता है, यहाँ 10-5 धक्के खाने से मिल जाती है। दोनों कंपाउंडर जल्दी जल्दी दवा बना रहे थे, जैसी तैसी, उल्टी सीधी। क्या करें, 10 जनों का काम 2 पर था। नंदो को देर हो रही थी। ठेकेदार के यहाँ की 1.5 सेर हल्दी पीसनी है, आज ही देनी है पीस कर। पिसाई के 2 आनों का लोभ भी तो उतना नहीं है जितना ठेकेदारनी की नाराज़गी का डर। पूरे 120 रुपयों की कर्जदार है वो उनकी। टन 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 12 बजे। कंपाउंडरों ने दवा बनाने से हाथ रोक कर कहा, बस अब शाम को आना 6 बजे, तब बनेगी दवा। रोगी शोर मचाते रह गए। खिड़की फट से बंद हो गई। नंदो नुस्खा लिए खड़ी रह गई। शाम को फिर आना होगा, 1.5 मील चढ़कर। ना, वो नहीं आएगी। फिर हल्दी देने कौन जाएगा? और आने से फ़ायदा? मेम ने कहा है कि ओवल्टीन पिलाओ, इसके बिना अच्छा ना होगा। इतने पैसे वो कहाँ से लाएगी? यह भी मर जाए, जहाँ 3 चले गए ये भी सही। और वो झरझर नुस्खा फाड़ कर वो जल्दी जल्दी अस्पताल से बाहर आ गई। बहू जी का लल्ला बिल्कुल अच्छा हो गया, उसी की खुशी में आज हवन होना था। कल जब जस्सो वहाँ से पैसे लेकर लौटी तो उसने आकर कहा, अम्मा, बहू जी ने कहा है कि कल तड़के ही पहुँच जाना, घर आंगन धोना होगा, पिट्ठी की दाल पीसनी होगी। नंदो सुनकर चुप रही। काम से उसको इनकार नहीं है, काम करेगी तो 4 पैसे ही आएंगे, 2 बेला भरपूर पूरी कचौरी भी साथ ले पाएगी। परंतु छोरा जो बीमार है, 10 दिन से हकीम की दवा ला रही है, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं। बीचों बीच में दवा का क्रम टूट जाता है। प्रायः ही नंदो पिसाई कुटाई को बड़े घरों में चली जाती है। क्या करे, पेट को तो टुकड़ा चाहिए ही। लड़का मरे या जिए, तन को भी मोटा झोटा लहंगा ओढ़नी चाहिए। वो यदि बच्चों के लिए बैठी रहे तो मजदूरी कौन देगा उसे? जस्सों का बाप भी 3 महीने से महाजन के यहाँ दिन रात पर नौकर है। बाप की बरसी पर रुपए लिए थे, उन्हीं के एवज में वो 4 महीने को बंधक पड़ा है। इस बीच कुल 2 बार आ पाया था बस। रात भर गुन्नू को खांसी आ रही है। रो धोकर घर सिर पर उठा लिया है। ना स्वयं सोया, ना नंदो को पलक झपकने दी। सो जा नास पीटे, सो जा, अंधेरे उठकर जाना है बहू जी के। जरा देर हो गई तो प्राण सांसत में कर देंगी। पर नास पीटा न सोया। नंदो की रात खड़े ही बीती।
सवेरे बालक कुछ शांति पाकर सो गया तो वो भी कमर सीधी करने को धरती पर पड़ रही। आँख खुली तो धूप चढ़ाई थी। जस्सो द्वार के पास बैठी बासी रोटी खा रही थी और गुन्नू टट्टी में सना पड़ा था। नंदो के पांव तले से जमीन निकल गई। आज बहू जी जीता नहीं छोड़ेंगी, एकदम झाड़ू से खबर लेंगी। नंदो का क्रोध जस्सो पर उतरा। उसने जस्सो की कमर में एक धौल लगाकर कहा, हरामजादी, आराम से रोटी निकल रही है, रात भर तो मिनकी तक नहीं। तू अगर इसे रात को रख लेती तो मुझे सवेरे उठने में देर क्यों होती। जस्सो के मुंह का ग्रास बाहर निकल पड़ा। हाय बापू, वो धरती पर लौट कर रोने लगी। नंदो ने ओढ़नी का फटा छोर नीचे करते हुए बुड़बुड़ा कर कहा, बाप की बच्ची, सांस लिया तो गला घोट दूंगी, उठकर छोरा को धो और ले। फिर वो सर्राटे से चल पड़ी, परंतु मन में कोई चुटकियां भर रहा था कि नाहक छोरी को मारा, बेचारी दिन भर तो लिए रहती है। दरवाजे में पैर रखा ही था कि बहू जी ने ललकार कर कहा, क्या ज़रूरत थी आने की, बेगम साहिबा 8 बजे आई हैं, लेने के समय तो हाथ पसार देती हैं, काम करते दम निकलता है। बहू जी, रात छोरा की तबीयत बहुत ख़राब थी इसी से। तो जा अपने छोरे को लेकर बैठ, मैं तो मोहना को भेजकर सुंदरिया को बुलाए लेती हूँ। अपने आदमी से कह दीजिए पहली तक हिसाब साफ कर दे। और गरीबी की मारी नंदो हाथ जोड़कर बोली, मेरी बहू जी, रानी जी, मैं अभी किए देती हूँ, छिन भर में, बताओ दाल कहाँ रखी है। वो दौड़कर झाड़ू बाल्टी लिए कमरा धोने चल दी। फिर सारे दिन नंदो को पानी पीने की फुर्सत न मिली। घर धोना, दाल पीसनी, हलवाइयों के लिए आटा मलना, आलू छीलना, गोला कसना, कोई एक काम था। शाम को दावत हुई। 8 बजे लोग खा पी कर गए। केवल स्त्रियां रह गईं गाने बजाने को। आज रत जगा था। नंदो ने कई बार चाहा कि घर फेरा लगा आए, मगर इतनी फुर्सत न हुई। रात को उसने कहा, बहू जी तनिक घर हो आती। अरे एक रात ना गई तो क्या, देखती नहीं काम फैल रहा है। बहू जी, जस्सो भूखी होगी और छोरा भी बीमार है। अच्छा, बहू जी ने सोचकर उत्तर दिया, भाग कर जा, घंटे भर में लौट आना, तेरा नेक कल दे दूंगी। नंदो कुछ देर आस लगाए रही, पर नेक के साथ खाना देना भी बहू जी भूल गईं। तब दिन में छिपा कर रखी हुई 4 कचौरियाँ लहंगे में खोस कर वो घर चली, दौड़ती हुई पहुंची। तेल के टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में जस्सो खड़ी हुई आ करके गुन्नू को सुलाने का प्रयत्न कर रही थी। वो खांस खांस कर दोहरा हुआ जाता था। ले इसे। माँ को देखते ही जस्सो ने बालक को खटोले पर पटक दिया। सवेरे से जाकर बैठ गई, रोटी भी नहीं बना पाई। देख तो इसने टट्टी करके कितने कपड़े सान दिए। सची गुदड़ी, कथड़ी, ओढ़नी, बिछाने का टाट सभी वमन और दस्तों से भरे पड़े थे। ले खा ले। नंदो ने कमर में खोसी हुई कचौरियाँ पटरे पर रख दी। भूखे भेड़िए की भांति जस्सो उन पर टूट पड़ी। बच्चे की पसलियाँ धौंकनी सी चल रही थीं। नंदो ने उसे गोद में ले लिया, दूध में लगाया। निरंतर खांसने से बच्चे की नसें सूज गई थीं। दूध पीते दर्द होता था। वो रोता रहा और खांसता रहा, उल्टी करता रहा। 2 घंटे हो गए, खांसी का तार न टूटता था। बच्चे की आंखें निकल निकल पड़ती थीं। इस बीच में नंदो ने तनिक सी अफीम भी दे दी थी, पर कोई अंतर न पड़ा। आधा घंटा और बच्चे ने उल्टी करके सारी अफीम बाहर कर दी। नंदो अब क्या करे, 3 घंटे होने आए, बहू जी क्या कहेंगी। उसने दोबारा डिबिया खोली और जरा ज़्यादा सी अफीम घोल कर पिला दी। गुन्नू ने 2-1 बार मुंह बिगाड़ा, फिर दूध मुंह में लेकर पड़ रहा। आंखों में आंसू भरे नंदो उसके सींग से हाथ पैरों को सहलाती रही। बच्चा शांत पड़ गया। उसे लिटाकर चादर उड़ाकर उसने जस्सो से कहा, बिटिया कुंडी चढ़ा ले, मैं जा रही हूँ। फिर जाएगी रात को भी? मुझे डर लगता है, मैं भी चलूँगी। नहीं बिटिया, डर काहे का, हम गरीबों को काहे का डर। भैया के पास बैठ, मैं सवेरे तेरे लिए मिठाई लाऊंगी। नंदो चल पड़ी। उसके पांव आगे और मन पीछे लौट रहा था। मन कड़ा करके वो चली गई। रात भर वहाँ खूब गाना बजाना हुआ। नंदो एक पाँव से थिरकती रही। नाच कर नहीं, पानी पिलाते, पंखा डुलाते, आई गईयों की जूतियाँ और चादर संभालते। 5 बजे सवेरे गीत बंद हुए। घर झाड़ बुहार कर, दरियाँ और फर्श की चांदनी उठवा कर, बर्तन मंजवा कर लगभग 9 बजे नंदो ने छुट्टी पाई। बहू जी की इच्छा थी कि वो मोहना के साथ परोसे बंटवा कर तब घर जाए, परंतु नंदो का मन उछट रहा था। वो बार बार घर जाने को कहती। बहू जी ने बेमन से झनक पटक कर 16 कचौड़ियाँ और 1 चवन्नी उसे पकड़ा कर कहा, खुश जा, 12 बजे तक लौट आई हो, अभी मुझे काम है। नंदो भागती हुई घर आई। जस्सो माँ को आते देखकर बोली,
अम्मा, रात वाली दवाई बड़ी अच्छी थी, तब से भैया ने एक भी उल्टी नहीं की, रोया भी नहीं, सो रहा है। रोया भी नहीं? नंदो का जी धक धक करने लगा। उसने खटोले के पास जाकर चादर हटा दी। गुन्नू को जैसे वो लिटा गई थी वैसे ही पड़ा था। मुंह पर कुछ पीलापन आ गया था। नंदो ने उसे पुकारा, भैया, लल्लू। फिर हिलाया डुलाया। कुछ नहीं, ना रोया ना कुछ खांसा। शांत स्थिर भाव से पड़ा रहा, मानो भव की समस्त पीड़ाओं से मुक्त होकर चिर विश्राम शैया पर पड़ा हो। नंदो ने घबराकर उसे उठा लिया। पतले पतले हाथ पांव बर्फ से ठंडे हो रहे थे। पेट की नसें उभर कर और भी अधिक पीली हो गई थीं। सांस का कहीं पता न था। ओ गुन्नू, मेरे लाल। नंदो उसे कलेजे से चिपटा कर फपक कर रो उठी। पल्ले में बंधी कचौड़ियाँ गांठ खुल जाने से कोठरी में छितरा गई थीं। अभी आप सुन रहे थे चंद्र किरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी बेजुबान। ग्रामीण भारत के अभावग्रस्त जीवन का एक सजीव चित्रण। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।